Hello students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to today's session. Today we'll be studying a very interesting topic, that is online fraud. Let's first discuss cyber ethics. Cyber ethics. Cyber ethics made of two words, cyber and ethics, where cyber is related to culture of computers and information technology. Ethics is defined as code of morals practiced by a person or group of people. Now let's discuss online fraud. Online fraud is a fraud committed using the internet. So you know that nowadays online fraud cases are increasing day by day. Online fraud may occur in many forms such as non-delivered goods, non-existent companies, stealing information, fraudulent payments. The first two types of frauds can be countered by setting up official bodies, ensuring the validity of e-commerce companies and promised delivery of goods. The last two types of frauds are more frightening. The examples of such frauds include credit card frauds and identity theft. In credit card frauds, the credit card details of users are stolen from his or her online activities, and then some payment frauds are carried out with the stolen information. The identity theft is also very scary. By stealing someone else's online identity, fraudulent posts are posted or some other malicious danger activity is carried out. हाँ थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ टेप लगी हुई है देख। हाँ ये हाँ वो तरीके साउंड की टिकिया। ओह माय गॉड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। ऑनलाइन फ्रॉड से बच के आप में से कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, ढेरों रुपए खर्च करते हैं। अपनी जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन, इसके जरिए आप देते होंगे जरूर, लेकिन अब जरा बच के, क्योंकि फर्जी ई कॉमर्स कंपनियों के ठगी के मामले सामने आए हैं। किस तरह फर्जी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो आपके हजारों रुपए ले लेती है, लेकिन आपको जो सामान देती है वो फर्जी होता है। दरअसल मामला नोएडा से जुड़ा हुआ है। नोएडा साइबर सेल टीम ने सेक्टर 8 की एक कंपनी के दफ्तर में छापेमारी कर वेबसाइट से खरीदारी करने पर भारी छूट देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गैंग के 2 आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं। इनके पास से इससे रिलेटेड बहुत सारा सामान मिला है। 8 कंप्यूटर, 2 पैन कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 वॉकी टॉकी सहित अन्य कई सारा सामान इनके पास से बरामद हुए हैं और पूछताछ में 8 लोगों से ठगी का पर्दाफाश भी हुआ है। नोएडा से पकड़े गए 2 आरोपी ग्रेजुएट हैं। 5 महीने पहले दोनों ने homeshopzone.com नाम से एक वेबसाइट खोली। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस वेबसाइट को देखा भी हो, इसमें सामान भी देखा हो और शायद ऑर्डर भी कर लिया हो। हम आपको बताएं, आरोपी लोगों को वेबसाइट से खरीदारी करने पर 25% तक डिस्काउंट देने का झांसा देते थे। दोनों पर 50 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप है। तो अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं।
ये जो लोग पकड़े गए हैं homeshopzone.com करके इन्होंने एक वेबसाइट और कंपनी बनाई हुई थी। इसके नाम पे ये लोगों को चीज़ें डिस्काउंट पे ख़रीदने का ऑफ़र देते थे और उनसे पैसे जमा करा लेते थे। जब जो कोई कस्टमर पैसा जमा कर देता था उसके बाद डिलीवरी ये अवॉइड करते थे, टालते रहते थे और उसको डिलीवरी नहीं करते थे। इसी तरह का एक केस SS मल्हारी जो हैं उनके साथ हुआ। उन्होंने आके यहाँ कंप्लेंट की जिस पे थाना 20 में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया और जब इसकी जांच की गई तो ये कॉल सेंटर सेक्टर 8 में चलता हुआ पाया गया। और कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, ऐसे कौन कौन से मामले कहां पर सामने आए हैं जिनको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जुड़े हुए हैं। हमारे दो रिपोर्टर, अहमदाबाद से केतन जहां पर यह मामला सामने आया है, वहीं नोएडा की जो हमने आपको रिपोर्ट दिखा उस पर, और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी हैं। आप सभी से जरूर बात करेंगे इस खास पेशकश में, लेकिन आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में ऑनलाइन कारोबार बढ़ने के साथ ही ठगी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जेन्युइन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के साथ ही फर्जी वेबसाइट्स की भी कमी नहीं। इन वेबसाइट्स पर दिए गए बेहद आकर्षक और लुभावने ऑफर्स के जाल में अक्सर लोग फंस जाते हैं और धोखा भी खा जाते हैं। अब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट 90% डिस्काउंट पर देने का दावा किया जाए तो अच्छे तो इसमें फंस ही जाएंगे, लेकिन असलियत क्या है जानने के लिए देखिए अहमदाबाद से कुछ पीड़ितों की ये आप बीती। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अहमदाबाद के संजय सोलंकी से। एक निजी कंपनी में काम करने वाले संजय की आंखें फेसबुक पर buffersales.com के पेज पर दिए गए एक ऑफर पर टिक गई। इसमें एडिडास के बूस्ट पेटेंट के जूते केवल 899 रुपए में देने का ऑफर था और इस जूते की ओरिजिनल कीमत 9,999 रुपए है। संजय ने देर न करते हुए जूते ऑर्डर कर दिए, लेकिन उन्हें जो जूते मिले वो लोकल अहमदाबाद के बने जूते थे जिनकी कीमत महज 399 रुपए प्रिंट थी। उसमें एडिडास की एक पैटर्न थी बूस्ट, उस पर ज़्यादा मैंने ट्रस्ट करके 92% में मैंने ऑर्डर प्लेस किया। उसकी करंट प्राइस थी 899। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करके वो ऑर्डर मेरे घर पे आया। घर पे मैंने डिलीवरी किया। डिलीवरी में ऐसा हुआ कि डिलीवरी में उसमें कि पहले पैसे ले लेते उसके बाद डिलीवरी दे दो। डिलीवरी के बाद मैंने पार्सल ओपन किया तो उसमें पूरी ब्रांड चेंज थी, पैटर्न चेंज थी। उसकी जगह पे मैंने ब्रांड चेंज उसके ओपन किया, उसमें शूज़ ओपन मैंने किए तो उसके अंदर उसकी अमाउंट थी 399। फिलहाल पुलिस में शिकायत के बाद मामला साइबर क्राइम सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ ठगी का मामला सिर्फ अहमदाबाद नहीं बल्कि पूरे देश में फल फूल रहा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह है साइबर कानून का कमजोर होना और लोगों को इसकी जानकारी न होना। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। बढ़ते हुए कुछ वेबसाइट्स आपको बताते हैं जिन पर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगा है और हो सकता है आप में से कई लोग शायद ऐसी ही वेबसाइट से शॉपिंग भी कर चुके हैं और धोखा भी खा चुके हों। 100bestbuy.com, buyonclicks.com दो ऐसी वेबसाइट्स है जिन पर आरोप है फ्रॉड का। sendbyraki.com साथ ही timtara.com ये दो और वेबसाइट्स है। fashionandyou.com, dealsandyou.com, coves.com ये कुछ और ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर फ्रॉड का आरोप लगा है। ये हम आपको बता रहे हैं दर्शकों के जो रिस्पांस है, जो उन्होंने धोखा खाया है, उसके तहत ही इन वेबसाइट जो हमने दिखाई कुछ आपको, उन पर ठगी का आरोप लगा है। सबसे पहले जो हमारे सहयोगी हैं उनके पास हम चलेंगे। नोएडा से मेरे सहयोगी का मैं रुख करना चाहूंगी अमित चौधरी। अमित, हमने अभी एक रिपोर्ट देखी नोएडा में किस तरीके से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जो साइबर ठगी करते थे। ये मामला कितना गंभीर है और कहां तक इसकी जड़ फैली हुई है? पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करी है, आपसे जानेंगे। देखिए, पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनको जो शिकायत मिली थी वो सेक्टर 26 के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत दी कि लुभावना जो ऑफर है वो देने के बाद उनसे पैसा ऐंठ लिया गया, करीब 16,000 रुपये पैसा लिया गया, जिसकी शिकायत नोएडा के थाना सेक्टर 20 में उन्होंने की। और साइबर सेल ने जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि नोएडा के सेक्टर 8 में ही कंपनी चल रही है और इन्होंने बाकायदा एक कॉल सेंटर खोला हुआ है। homeshopzone.com के नाम से इस वेबसाइट का फेसबुक के जरिए प्रचार
प्रचार किया करते थे और उसके अलावा इन्होंने कुछ डेटा भी इकट्ठा किया हुआ था। उसके माध्यम से ये लोग यहाँ पर लोगों को कॉल करके लुभावने ऑफर दिया करते थे। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम गणेश है, दूसरे का नाम संदीप बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनके साथ कई लोग और भी मिले हो सकते हैं, जिनके बारे में तलाश की जा रही है। और फिलहाल अभी तक 8 लोगों की शिकायत पुलिस के पास पहुंच चुकी है, जबकि अभी तक की ठगी का जो इनके बैंक अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं। उसके मुताबिक 50 लाख के आसपास का पिछले 6 महीने में ये लोग फ्रॉड कर चुके हैं। 50 लाख का फ्रॉड कर चुके हैं। और कुछ लोगों से आपकी जरूर बातचीत हुई होगी कि किस तरीके से वो इन वेबसाइट्स पर जाते थे और ठगी का शिकार होते थे। क्या उनकी जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है वो भी ये ले लिया करते थे? क्योंकि ये मामला और भी ज्यादा इसके तहत गंभीर हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो अभी भी वेबसाइट यूज कर रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी लोगों से बात हुई है और ये नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ ऐसा पहला मामला नहीं है जो इस तरीके से फ्रॉड करने का मामला सामने आया हो। घरों पे मोबाइल टावर लगाना, ATM बूथ लगवाना या तरह तरह के जो लुभावने ऑफर हैं वो देकर फ्रॉड करने के कई मामले सामने आए हैं और करोड़ों रुपए की ठगी का कारोबार नोएडा में जगह बदल बदल कर इस तरीके के कॉल सेंटर करते हैं। खुद जो STF है, यूपी STF ने इस बात को कहा है कि दिल्ली NCR में 100 करोड़ वाकई दिल्ली NCR में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और आखिरकार क्या इतना आसान हो जाता है एक ऐसे वेबसाइट बनाना और लोगों को इसमें उनके साथ धोखा करना। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल है, उनसे हम बेटर तरीके से समझते हैं। पवन जी, अभी आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है। क्या इतनी आसानी से कोई साइट बनाई जा सकती है जिसके तहत लोगों को लुभावने ऑफर देकर इस तरह ठगा जा सके? भारतवर्ष में खुली छूट कुछ इस तरह का संदेश देता है भारतीय साइबर, क्योंकि हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में ज़्यादा प्रावधान ही नहीं है जब तक कि आप वेबसाइट और साइबर स्पेस की बात करें। हमारे भारतवर्ष में एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है सन 1986, लेकिन वो इंटरनेट से पहले के दौर का कानून है, लिहाजा इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज को डील नहीं करता। जब भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में, तब भी हमारा ध्यान और चीज़ों पर केंद्रित था। लिहाजा उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु कोई भी प्रावधान इस कानून में नहीं लाए गए। यहाँ तक कि जब हमने इस कानून का संशोधन भी 2008 में किया तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उसका सीधा असर ये होता है कि आज की तारीख में लोगों को लगता है कोई कानून ही नहीं है, तो लिहाजा लोग वेबसाइटें बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं और उसके बाद लोगों से ठगी करके उनकी जेब हल्की कराते हैं और फिर एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने चलते जाते हैं। और क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है IT एक्ट में, उन्हें लोगों को लगता है कि भाई हम पकड़े नहीं जाएंगे। और अगर आप पुलिस के पास जाए इसको रिपोर्ट करने तो उन्हें लगता है कि इतना माइनर सा क्राइम है, भाई इसमें इतना समय हम क्यों ख़राब करें। लिहाजा अधिकांश केसेस में पुलिस इसमें मुकदमे दर्ज भी नहीं करती। पुलिस चाहे तो भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान, चीटिंग के प्रावधान लगा सकती है और मुकदमे दर्ज कर सकती है, लेकिन इन लोगों की सुराग को फाइंड करना अक्सर एक बुनियादी समस्या बन जाती है, क्योंकि अधिकांश तौर पर ये जो ठगी वाले काम होते हैं ये उन वेबसाइट्स पर लोकेटेड होते हैं और उन पर काम करते हैं जो भारत के बाहर स्थित हैं। तो उनसे जानकारी लेना भारतीय पुलिस द्वारा खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। यही कारणवश है कि भारतीय उपभोक्ता काफ़ी अनप्रोटेक्टेड है, अनसिक्योर है इस तरह की कॉन्स्टेंट ऑनलाइन ठगी के प्रावधान से। Day by day, people are becoming victim of these frauds. So it is very necessary to ensure safe sites while entering crucial information. Also ensure that the address contain HTTP and a padlock sign. What is secure data transmission? Secure data transmission means applying enough technical safeguards so that data travels safely to its target without being compromised. To ensure secure data transmission, usually following techniques are applied. First, SSL. SSL is a standard security protocol which ensures data security by establishing encrypted online links between a web server and a browser. Second, data encryption. Encrypted data when sent over internet is hard to steal and hence is safer. Using safe protocols.
such as for files, secure FTP protocol that uses some safety cells such as SSH. It will ensure the safety of data being transferred. नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ बोलिए। मैडम, आपका एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, क्या आप उसे चालू करना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? चालू करने के लिए अभी आपका एटीएम कार्ड होना अनिवार्य है मैडम। क्या अभी आपका एटीएम कार्ड साथ में है? जी रुकिए। कितना हुआ? कितना केजी हुआ? दीपक कुमार SIP से बात कर रहा हूँ। क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? आपका बैंक का जो एटीएम कार्ड है ना, वो बंद कर दिया गया है। तो ब्लॉक कैसे हो गया ऐसे कार्ड मेरा? मैडम, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको एक मैसेज आया होगा, उसका एक OTP होगा, वो आप कंफर्म कराइए। हाँ आया, 1 मिनट में बताती हूँ। शुरुआत में जब फेमस हुआ ये क्राइम और उसका जो सोर्स है वो जामताड़ा था, तो जामताड़ा साइबर क्राइम कैपिटल के रूप में फेमस हो गया। लगभग 5 से 6 साल पहले की बात है। अचानक जैसे ही स्मार्टफोन्स और इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि का फैलाव हुआ, प्रसार हुआ, सम स्मार्ट पीपल हु हैपन टू बी बिलोंगिंग टू जामताड़ा, दे थॉट कि हम लोग इस तरह का भी क्राइम कर सकते हैं। Most of these teenagers have these mobile phones, and these are mostly dropouts who have never seen a school or a college. As a fake bank employee, they call up various random people. बैंक के किसी कर्मी को इम्पर्सोनेट करते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में आपका जो पासवर्ड है वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया है, ये कह के जो है वो पासवर्ड ले लिया और उसके बाद जो है आप गए। जो आम इंसान है उसके पास छोटा अमाउंट ऑफ पैसा होता है जो अपने बैंक्स में रखता है। किसी ने आपको कॉल किया कि भाई तुम्हारा ये कार्ड जो है ब्लॉक हो जाने वाला है, तो आप अचानक परेशान हो जाते हो कि अगर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया तो हम पैसे तुरंत कैसे निकालेंगे। ये जो पैसा बचाने का और हैसल से बचने का जो मेंटालिटी होता है उसको ये लोग यूज करते हैं। It's a non-descripted village, nothing is happening, and yet it is the hub of cybercrime in India. खराब लगता है, कहीं भी जाते हैं बाहर में, चाहे हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो शर्म के मारे कभी नहीं बताते कि हम लोग वहाँ से आए हैं, और बताते भी तो बहुत शर्मिंदगी होती है। लोग बोलते हैं वही साइबर का हब से आया हुआ, तो डर के रहो। ट्रेनों में चलते हुए चर्चा भी यही होती है कि वो साइबर का हब का पता है ना आपको। हम लोग आसपास के लोग जगह है लोकेशन बताते, कभी देवघर तो कभी चित्रंजन बता देते। इसके बारे में बुरा लगता है कभी बहुत, क्योंकि गरीब वो रिक्शा चला के पैसा रखा होगा, ऑटो चला के रखा होगा, मजदूरी करके रखा होगा। उस इंसान का अगर पैसा कट जाता है अकाउंट से तो उसको कितना अफसोस होता होगा, उसका परिवार क्या खाएगा पिएगा। और आजकल कोई किसी का दुख देखता नहीं है, वो अपना सुखी खाली देखना चाहता है। इस कारण ये क्राइम चलते रहा है। जी सर, मैसेज मिला सर आपको? हाँ मिला। हाँ सर, मैसेज में सर जो 6 अंक का नंबर होगा सर, 6 अंक का नंबर बताइएगा। हाँ जी, 1 सेकेंड। हाँ नोट कीजिए। 7 8 4 3 5 9। जी सर, जी आपका सर कार्ड चालू हो गया सर। बैंक में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।